पिछले वीडियो में हम लोगों ने नैनसट समीकरण के बारे में पढ़ा और आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व के बारे में। देखिए बच्चों, अपनी पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा होगा। भाई ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यानी कहने का मतलब है जब किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए और उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है वो उसकी धारा के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब है सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित की जाने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्लियर है? जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो हमारे पास वहां पे एक स्थिरांक आ जाता है R, जिसे प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोध को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकत्व को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध से हम लोग निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, फिर हम निकालेंगे चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इन पॉइंटों पर चर्चा करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय प्रतिरोध समझिएगा बच्चों। देखिए, किसी भी वस्तु का जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको ओम का नियम बताया था कि V बराबर आई आर। ठीक है, ये जो सूत्र मिलता है हमें V बराबर आई आर, ये हमें मिलता है ओम के नियम से। यहाँ पे V क्या है? उत्पन्न विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर है। I क्या है? चालक में प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा। और R यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध। ये जो R है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये प्रतिरोध होता है, जो ये प्रतिरोध R होता है, ये प्रतिरोध R जो हम जिस चालक पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं या जिस भी पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी लंबाई के तो ये होता है समानुपाती, लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी लंबाई के होता है समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल का साइन L अपॉन A। ठीक है, और जब हम इस साइन को हटाएंगे यहाँ पे हमारे पास एक स्थिरांक निकल के आएगा रो। क्या स्थिरांक निकल के आएगा? R बराबर यहाँ पे एक स्थिरांक निकलेगा रो L अपॉन A। और ये जो रो स्थिरांक निकल के आया है इस स्थिरांक को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या कहा कि प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लीजिए भाई, लंबाई के समानुपाती दिखा दिया। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी R लंबाई के समानुपाती है। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लीजिए भाई, जो R है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? ये देखिए इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? देखिए व्युत्क्रमानुपाती है A के, तो हम इन दोनों समीकरण से क्या लिख सकते हैं? R और ये किस पे? L अपॉन A के ऊपर निर्भर कर रहा है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाएंगे हमारे पास एक स्थिरांक निकल के आता है रो। अभी समझाया मैंने आपको, एक स्थिरांक निकल के आता है रो और इस रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारे R का फॉर्मूला निकल के आ गया, R बराबर रो L अपॉन A। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि रो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है और इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इनकी इकाई की बात करें तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो R है, R मतलब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ओम। और इसे हम इस तरीके से भी, इस चिन्ह से भी समझाते हैं ओम।
क्लियर है। अब हमें विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ज्ञात करनी है। किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। देखिए बच्चों क्या होगा, हमारा सूत्र था R बराबर रो L अपॉन A। क्लियर है। चलिए भाई हमें इसकी इकाई ज्ञात करनी है। हम ऐसे लिख सकते हैं रो बराबर R A अपॉन L, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। भाई अगर हमें रो ज्ञात करना है इस सूत्र से तो रो का सूत्र हो जाएगा R A अपॉन L। क्लियर है। अब मान लीजिए जो हमारे चालक की लंबाई है उसे हम मीटर में ले रहे हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में है। तो देखिए क्या होगा, R हमें पता है ओम में है, ये ओम में, ये मीटर स्क्वायर में और L मीटर में। क्लियर है। तो चलिए भाई हमारी रो की इकाई क्या निकल के आएगी, हमारी जो ये रो है जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी इकाई निकल के आएगी ओम मीटर। क्या निकल के आएगी? ओम मीटर। ठीक है। तो देखिए बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई, बेटा ये जो इकाई होती है ये एसआई मात्रक में है, एसआई मात्रक सिस्टम में होती है। तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। क्लियर है। ये चीज आपको यहाँ से समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये ओम मीटर निकल के आई। आगे ध्यान दीजिए, प्रतिरोध को व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए बच्चों जो हम ये विशिष्ट प्रतिरोध को मापेंगे ये किससे मापेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की अब परिभाषा क्या होगी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा सूत्र निकल के आया है विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे चालक की लंबाई 1 मीटर हो, जो भी हम चालक या जिस भी पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी लंबाई L 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या होगा? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और उस परिस्थिति में रो बराबर क्या आएगा? R। यानी उस परिस्थिति में जो प्रतिरोध होगा, उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब उसकी लंबाई 1 मीटर, ठीक है, जब उसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो देखिए R बराबर रो L अपॉन A है। आगे देखिए जब L बराबर 1 मीटर हो, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, R बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों जो R यानी प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है यानी 1/R जो होता है उसे कहा जाता है चालकत्व। क्या कहते हैं? चालकत्व या चालकता। और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल G से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल G से। ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकता या चालकत्व कहलाता है। यानी इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, G बराबर 1/R। ठीक है। यानी G को हम लिख सकते हैं 1/R। आपको पता है R बराबर क्या था? रो L अपॉन A था ना ये। तो लीजिए भाई हम वैल्यू पुट करेंगे तो G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन रो L। हो गया। ये हमारे चालकत्व का सूत्र निकल के आ गया। और जो बेटा ये 1/रो है, जो यहाँ पे 1/रो है, 1/रो बराबर होता है कापा के, एक स्थिरांक है कप्पा। इसे कप्पा भी कहते हैं और कापा भी कहते हैं। ठीक है, कापा के। और इसको कहा जाता है विशिष्ट चालकता। क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा बच्चों वापस, प्रतिरोध का जो प्रतिलोम होता है या प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम कहते हैं चालकत्व या चालकता। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, देखिए इधर, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहा जाता है। और इसे हम दिखाते हैं कापा से। तो लीजिए भाई 1/रो की जगह हम कापा रख दें। लीजिए भाई अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र हो जाएगा G बराबर कापा A अपॉन L। ये A है, A अपॉन L, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/रो बराबर कापा, अभी मैंने समझाया है, यानी विशिष्ट चालकता है। आगे देखिए तो G बराबर क्या हो गया? कापा A अपॉन L। अरे भाई अभी मैंने आपको पीछे समझाया ना
देखिए इधर G बराबर कापा A अपॉन L, तो ये वही तो फॉर्मूला है, G बराबर कापा A अपॉन L। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारे चालकत्व की हम लोग बात कर रहे हैं, या हम उसकी जो SI इकाई होती है, SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीमेन होता है। क्या होता है, सीमेन। और देखिए बच्चों, सीमेन को ओम इनवर्स या महो भी कहते हैं। जो सीमेन है, सीमेन को ओम इनवर्स या मो के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई हम लोगों को पता है ना, चालकत्व G बराबर 1/R था। अरे भाई हमने अभी पिछली स्लाइड में निकाला है कि जो हमारा चालकत्व होता है, जो चालकता होती है, वो 1/R के बराबर होती है। क्लियर है? तो लीजिए भाई, G बराबर 1/R। अरे भाई तो हमें पता है R का जो मात्रक है, R का क्या होता है, ओम होता है, तो ये हो गया 1/ओम। तो हमारे जो G का मात्रक है वो क्या निकल के आया, G का मात्रक निकल के आ गया ओम इनवर्स। और इस ओम इनवर्स को मोह भी कहते हैं या सीमेन के नाम से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अरे पिछली स्लाइड में बताया है ना मैंने। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया है कि जो ये हमारी प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके प्रतिलोम को हम लोग कापा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो देखिए, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं और हम इसके लिए भी मात्रक निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो लीजिए भाई, इसके लिए SI में मात्रक क्या आएगा, सीमेन मीटर इनवर्स। क्या आएगा, सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग ये मीटर ले रहे हैं, मीटर भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम सेंटीमीटर के रूप में भी इनको ले सकते हैं। और आप लोगों को पता है सीमेन मीटर इनवर्स, जो मीटर इनवर्स है, इसको हम लोग सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब पदार्थ 1 मीटर लंबा तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो विलयन की विशिष्ट चालकता ही क्या कहलाएगी, विलयन की चालकता कहलाती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, कापा बराबर G। अरे भाई आपको अभी रिलेशन देखा था ना हम लोगों ने कि कापा और G में क्या संबंध होता है। देखिए अभी ये देखा था ना, ये फॉर्मूला कि G बराबर कापा A अपॉन L। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये A 1 मीटर स्क्वायर हो और ये L 1 मीटर हो, तो क्या होगा, G बराबर कापा। यानी कहने का मतलब है कि अब जो विलयन की चालकता है वही उसकी क्या होगी, विशिष्ट चालकता। या ये भी कह सकते हैं कि विलयन की चालकता और विशिष्ट चालकता बराबर होगी। ठीक है, आगे देखिए, चालकता पदार्थ की प्रकृति तथा उस ताप व दाब पर निर्भर करती है जिस पर इसका मापन किया जाता है। क्लियर है? अरे भाई जो चालकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। आगे देखिए, और इसी के आधार पर पदार्थों को चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में बांटा गया है। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को पता है कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था में आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्या है, चालक 2 प्रकार के होते हैं। जो चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक या जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। देखिए बच्चों, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। दूसरा है वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। ठीक है, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में। देखिए, धातुओं में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। इन्हें धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक तथा इनकी चालकता को धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को पता भी है कि जो धातु होते हैं, तो धातुओं में जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो धातुओं में पाई जाने वाली चालकता को धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहा जाता है। आगे देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए कौन कौन से कारकों पर यह निर्भर करती है। धातु की प्रकृति एवं संरचना पर, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और ताप पर। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक चालकता है वो इन तीनों कारकों के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। आगे देखिए, धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, जिससे इनका संगठन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए बच्चों क्या होता है, धात्विक चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिरे से तो क्या करते हैं, प्रवेश, ठीक है, और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण से इनके संगठन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता है, किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनीय चालकों के बारे में, यानी वैद्युत अपघटनीय चालक या आयनिक चालक। देखिए बच्चों क्या होता है, जल में किसी वैद्युत अपघट्य को घोलने पर विलयन की चालकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विलयन में क्या आ जाते हैं, स्वतंत्र आयन आ जाते हैं, और इसे विद्युतीय अपघटनीय चालकता या आयनिक चालकता भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये आप लोगों को पता है, जब किसी भी वैद्युत अपघट्य को, या हम बोल सकते हैं जब किसी भी आयनिक पदार्थ को जल में घोला जाता है तो जल में घोलते ही वो क्या हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, ठीक है, यानी उसका वैद्युत अपघटन हो जाता है। और जैसे अब उसका वैद्युत अपघटन हो गया वो क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उनमें जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है, आयनों के कारण, क्योंकि उनमें स्वतंत्र आयन पाए जाते हैं। इसी कारण से इन्हें विद्युत अपघटनीय चालकता या आयनिक चालकता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे देखिए, आयनिक चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, दूसरा आयनों के आकार तथा उनके विलायक योजन पर, और तीसरा है विलायक की प्रकृति एवं शांता पर, चौथा है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, और पांचवा है ताप पर। तो देखिए बच्चों, हम आयनिक चालकता की बात करें यानी वैद्युत अपघटनीय चालकता की बात करें तो वो इन 5 कारकों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए ये एक नोट है, ये आपको बहुत ध्यान रखने वाला है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। देखिए बच्चों, जितने भी धात्विक चालक हम लोगों ने पढ़े या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालकों के बारे में हम लोगों ने बात की, तो उनके लिए जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है उनकी चालकता में क्या आती है, कमी आती है, यानी ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। जबकि वैद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। भाई जो वैद्युत अपघटनीय चालक है इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, यानी जो हमारे आयनिक विलयन है यानी वैद्युत अपघटनीय विलयन है उनकी चालकता का मापन कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिकों के विलयन की चालकता का सही मापन उसके प्रतिरोध का मापन करके किया जाता है। देखिए बच्चों, किसी भी आयनिक यौगिक के विलयन की अगर चालकता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके प्रतिरोध का मापन किया जाता है, और फिर उस प्रतिरोध को बदल लिया जाता है किस रूप में, चालकता के रूप में या चालकत्व के रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज, देखिए इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा प्रतिरोध का मापन कर प्रतिरोध को चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया भाई अगर हमने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया तो उस प्रतिरोध को चालकत्व और चालकता में चेंज कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। यहाँ किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध को मापने में 2 समस्या आती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी आयनिक विलयन के जब प्रतिरोध को मापा जाता है तो यहाँ पे 2 प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। देखिए पहली समस्या क्या है, पहली समस्या है कि दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर, दिष्ट धारा जानते हैं डीसी करंट, डीसी
दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहली समस्या है। दूसरी समस्या देखिए, विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता। देखिए बच्चों, ये दोनों कितनी बड़ी समस्याएं हैं। भाई पहली समस्या तो ये है कि अगर उसमें डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का संगठन बदल जाता है। ठीक है, अब संगठन बदल गया तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल जाएगा तो चालकता का मान भी अलग आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है। दूसरी समस्या है कि जो विलयन है उसको किसी भी चालक की तरह तार के द्वारा ब्रिज से नहीं जोड़ा जा सकता। भी जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे नहीं जोड़ा जा सकता। तो चलिए भाई, इनका सॉल्यूशन क्या है? पहली समस्या का समाधान है एसी करंट, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग। यानी पहली समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एसी धारा का उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी समस्या का समाधान है विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए पात्र का उपयोग करना, और इस पात्र को कहते हैं चालकता सेल। देखिए बच्चों, जो दूसरी समस्या है इसको दूर किया जाता है चालकता सेल के उपयोग के द्वारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे कि चालकता सेल क्या होते हैं। देखिए, चालकता सेल में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। बच्चों, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई रहती है। क्लियर है? प्लेटिनम ब्लैक वास्तव में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण होते हैं जिन्हें विद्युत रासायनिक विधि द्वारा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित किया जाता है। आई होगी बात समझ में? अरे भाई, जो प्लेटिनम ब्लैक है वो वास्तव में क्या होता है? वो वास्तव में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण होते हैं जिन्हें विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर निक्षेपित किया जाता है। आगे देखो, इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है कैपिटल ए। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये, तथा दूरी क्या होती है इनके बीच की? एल, यानी ये एल दूरी से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने जो ये 2 चित्र बने हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये दोनों चालकता सेल को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये दोनों चालकता सेल है जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है? प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। क्लियर है? तो ये हमारे चालकता सेल है। आगे देखिए, अतः विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए बच्चों, ये कुछ नहीं है। देखिए, अतः विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध आपको पता है, रो आर बराबर रो एल अपॉन ए। वापस ध्यान दीजिए कि इस विलयन का प्रतिरोध क्या होगा? जो हम बात कर रहे हैं इस कॉलम में जो विलयन है उसका प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए। चलिए भाई, 1 अपॉन आर की बात करें तो 1 अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो और ए अपॉन एल हो जाएगा। क्लियर है? आपको पता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं जी से। ठीक है, चालकत्व है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं कापा से। कापा ये क्या है? विशिष्ट चालकता है। लीजिए भाई, हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ गया। भाई हमने पीछे पढ़ा है ना अभी, जी बराबर कापा ए अपॉन एल, और कापा बराबर हो जाएगा जी एल अपॉन ए। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे जो ये एल अपॉन ए है, बेटा देखिए, जो एल अपॉन ए होता है इसे सेल स्थिरांक भी कहा जाता है। सेल स्थिरांक बोल दो या सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसे प्रदर्शित करते हैं जी स्टार से। किससे? जी स्टार से। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? एल अपॉन ए की जगह जी स्टार रख दे, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कापा बराबर जी स्टार। अरे भाई हो जाएगा ना, एल अपॉन ए की जगह हम लोग जी स्टार रख रहे हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कापा बराबर जी और ये जी स्टार। क्लियर है? आगे देखिए, लीजिए भाई, कापा बराबर जी स्टार हो गया, और हमें जी स्टार यानी सेल स्थिरांक हमें निकालना है, एल अपॉन ए हमें निकालना है, वो बराबर हो जाएगा कापा, उसमें भाग दे देंगे जी का,
ठीक है, लीजिए भाई। और अब आप लोगों को पता है कि 1/g है, ठीक है, 1/g है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं ना, तो ये g* बराबर हो गया k और ये r। यानी कहने का मतलब है कि जो सेल स्थिरांक होता है वो चालकता यानी विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी सेल स्थिरांक चालकता और प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, L और A का मान ज्ञात करना। देखिए बच्चों, जो L और A है उनका मान ज्ञात करना क्या होता है, असुविधाजनक और अविश्वसनीय होता है। अतः चालकता सेल के सेल स्थिरांक को किसी ज्ञात चालकता वाले विलयन को उस सेल में लेकर और उसके प्रतिरोध को मापकर ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है कि L/A का जो मान ज्ञात करना है ना वो कुछ असुविधाजनक होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि चालकता सेल के सेल स्थिरांक को किसी ज्ञात चालकता वाले विलयन को उस सेल में लेकर और उसके प्रतिरोध को मापकर क्या करते हैं, ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। और देखिए बच्चों, आजकल तो क्या होने लगा है, आजकल तो ऐसे चालकता सेल आने लगे हैं जिसमें डायरेक्ट आप किसी भी विलयन को काम में लेकर उस विलयन का हम लोग प्रतिरोध और चालकता दोनों को ही माप सकते हैं, और इसे कहा जाता है चालकता मापी। इन्हें क्या कहा जाता है, चालकता मापी कहा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में यहाँ तक की। आगे देखिए, सामान्यतया इस कार्य के लिए KCl विलयन का उपयोग किया जाता है। भाई अब हमें जो नापना है, किसी ज्ञात विलयन को काम में लेकर हमें प्रतिरोध जो नापना है, तो उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, KCl के विलयन को काम में लेते हैं, क्योंकि KCl के विलयन की चालकता का सही मान विभिन्न सांद्रताओं तथा ताप पर पहले से ही क्या है, ज्ञात है। ठीक है, और सेल स्थिरांक के मान की सहायता से किसी भी विलयन का प्रतिरोध या चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोगों को सेल स्थिरांक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो जैसे ही सेल स्थिरांक हमें पता लग गया तो हम किसी भी विलयन की चालकता या प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से चालकता सेल का उपयोग किया जाता है और उनकी सहायता से किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को या प्रतिरोध को मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रतिरोध के मापन की, कि वास्तव में प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि प्रतिरोध के मापन के लिए हम लोग काम में लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। किसको काम में लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में लेते हैं। देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, इस तरीके का होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें जो दो प्रतिरोध है R3 और R4, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए इसमें जो दो प्रतिरोध है R3 और R4, ये क्या होते हैं, ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं, ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। जो ये R1 है ये कोई परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और जो R2 है यहाँ पे हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ है जिसका हमें प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। अब देखिए, प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा किया जाता है। चित्र में दो प्रतिरोध R3 और R4 क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। मैंने अभी बताया आपको कि R3 और R4 क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। जो R1 है वो परिवर्तनीय प्रतिरोध है तथा R2 क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटा, देखिए ये एक दोलित्र तथा संसूचक से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे तो दोलित्र है, एक दोलित्र से जुड़ा हुआ है। देखिए ये दोनों पॉइंट ये दोलित्र से जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे संसूचक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो लीजिए ये हमारा इस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। आगे देखते हैं किस तरीके से प्रतिरोध का मापन किया जाता है। आगे देखिए, दोलित्र
प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है, यानी जो एसी करंट है उसका स्रोत होता है दोलित्र। और जो संसूचक है वो हेडफोन या कोई विद्युत युक्ति होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ब्रिज क्या रहता है, संतुलित होता है। ठीक है भाई, दोलित्र तो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है और संसूचक जो होता है वो कोई हेडफोन या कोई विद्युत युक्ति होती है। तो अब देखिए इस स्थिति में अज्ञात प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं R2 बराबर R1 R4 अपॉन R3, यानी देखिए R2 आपको अज्ञात प्रतिरोध निकालना है तो R1 गुणा R4 अपॉन R3, इस सूत्र से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेल का सेल स्थिरांक एवं प्रतिरोध ज्ञात होने पर विलयन की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी सेल का सेल स्थिरांक और प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है तो हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कापा बराबर क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक अपॉन आर हो जाएगा ना। अरे भाई अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि जो सेल स्थिरांक होता है, देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक बराबर किसके होता है, कापा गुणा आर के। ठीक है, अब हम लोगों को ये ज्ञात करनी है, चालकता ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक और इसमें भाग दे दिए किसका, प्रतिरोध का। ये लिख लीजिए, हमारा ये कापा निकल के आ गया ना निकल के। तो हम लोग वही तो कर रहे हैं, सेल स्थिरांक में जो प्रतिरोध है आर उसका भाग दे रहे हैं। तो आगे देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, ताप तथा विलायक समान होने पर भी विभिन्न अपघट्यों की चालकता में अंतर आता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ताप तथा विलायक समान होने पर भी क्या होता है, विभिन्न अपघट्यों की चालकता में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। क्यों भाई, जिसका कारण विघटन से प्राप्त आयनों का आकार, उनका आवेश तथा उनकी सांद्रता या बोलते हैं विभव प्रवणता होती है। ठीक है, वापस ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि ताप तथा विलायक समान होने पर भी विभिन्न अपघट्यों की चालकता में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, जिसका कारण है विघटन से प्राप्त आयनों का आकार तथा आवेश तथा उनकी सांद्रता या विभव प्रवणता। ठीक है, अब देखिए आजकल चालकता के स्थान पर मोलर चालकता को प्रयुक्त किया जाता है। देखिए बच्चों, आजकल जो चालकता है उसकी जगह पर मोलर चालकता को काम में लिया जाता है। ठीक है, और इस मोलर चालकता के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में पढ़ा, किस तरीके से प्रतिरोध का मापन किया जाता है, चालकता सेल क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और चालकता सेल की क्या संरचना होती है, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखिए बच्चों मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे कि मोलर चालकता क्या होती है और किस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन होने से मोलर चालकता में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, टॉपिक को डेली पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।